Hello everyone. I welcome you all to this wonderful session. I'm Garima and today we are going to start the first chapter of 11th chemistry, some basic concepts of chemistry. And we also know this chapter as a very common name, mole concept. Correct. Let's quickly discuss what we are going to cover in this session. In this session, we will start the topic atomic weight. I know, very easy topic. So, the first question is एटॉमिक वेट होता क्या है? हम सभी को पता है एटॉमिक वेट इज सिंपल मास ऑफ वन एटम और हम इसे बोलते हैं एटॉमिक मास भी. करेक्ट. ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई. पर अब हम आज इस क्लास में ये पढ़ेंगे आया कैसे मास, कार्बन को ही हम क्यों मास ले रहे हैं, कार्बन को ही क्यों स्टैंडर्ड यूनिट ले रहे हैं, हम कैसे बाकी मासेस कैलकुलेट कर रहे हैं, ये सारी चीजें देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, वन इम्पॉर्टेंट थिंग इस यूनिवर्स में जितने भी मासेस हैं वो सभी रिलेटिव मासेस हैं. व्हाई वी आर सेइंग ऑल द मासेस आर रिलेटिव मासेस? बिकॉज जितने भी मासेस इस यूनिवर्स में प्रेजेंट हैं हम उनको एब्सोल्युटली या उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते. हम उन्हें रिलेटिव वैल्यू में कैलकुलेट करते हैं या हम बोले उनकी रिलेटिव वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. सो ऑल द मासेस आर रिलेटिव मासेस. क्लियर? अब ये हो गया, साइंटिस्ट को पता चल गया कि सारे मासेस जो होते हैं वो रिलेटिव मासेस होते हैं. अब जब एटम्स की डिस्कवरी हो रही थी तब एटॉमिक मास की भी जरूरत पड़ी. अब साइंटिस्ट को तो पता है कि हम किसी भी मास की एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते. सभी मासेस की हमें रिलेटिव वैल्यू कैलकुलेट करनी रहती है. तो उन्होंने सोचा कि उन्हें एक एटम फिक्स कर दिया जाए जिसका हम मास लें एज अ रिलेटिव मास एंड उसके रिलेटिव मास से हम बाकी एटम्स के मास को कैलकुलेट कर सकें. तो अब वो एटम कौन सा होना चाहिए ये डिसाइड करने के लिए उन्होंने कुछ क्राइटेरियाज रखे. अब वो क्राइटेरियाज हम कैसे समझेंगे कि हम अपने एरिया का नेता चूज कर रहे हैं. ओके. तो अगर हम अपने एरिया का नेता चूज कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? पहला, कि वो हर जगह इजिली अवेलेबल होना चाहिए. अगर उसे कोई भी बुला रहा है किसी भी काम के लिए तो वो इजिली अवेलेबल होना चाहिए. तो दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज एबंडेंस. मीन्स हम वो एटम चूज करेंगे जो नेचर में काफी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो, अबंडेंस हो उसकी. सेकेंड प्रॉपर्टी हम ये देखेंगे नेता में कि वो ना ज्यादा बोलने वाला हो और ना ही कम बोलने वाला हो. वो एक मीडियम लेवल पे बोले और सभी जनता का काम कर सके. तो एटम्स में हम ऐसे एटम्स देखेंगे जो ना ज्यादा रिएक्टिव हो और ना जब बहुत ही कम रिएक्टिव हो. सो लेस रिएक्टिव नॉट अलाउड, more reactive not allowed. Now the fourth property is अगर वो नेता के बहुत सारे जान पहचान वाले हैं या जो उसको बटरिंग कर रहे हैं तो नेता बस उन्हीं का काम करेगा, बाकी आम जनता का काम तो वो करेगा नहीं. अब हम इसे एटम में रिलेट करें तो एटम के बहुत सारे जान पहचान वाले नहीं होना चाहिए और वो जान पहचान को हम बोलते हैं आइसोटोप्स. तो हम एक ऐसा एटम चूज करेंगे जिसके कम आइसोटोप्स हो. So isotopes that are less in number. इन सभी क्राइटेरिया को देखते हुए साइंटिस्ट ने जो एटम डिस्कवर किया या जो इन सभी क्राइटेरियाज को फॉलो करता था वो एटम आया हमारे पास कार्बन. दैट इज 12 कार्बन. अब समझ में आया कि हम स्टैंडर्ड यूनिट कार्बन ही क्यों लेते हैं और स्टैंडर्ड मास कार्बन का ही क्यों लेते हैं? बिकॉज वो इन सभी क्राइटेरियाज को फॉलो करता है. नाउ कमिंग हियर, अब साइंटिस्ट ने क्या किया, एटम के मास को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट सेट कर दी एंड दैट यूनिट इज mass of any atom will represent always in AMU. What is the formula of AMU? Tell me. AMU is correct. AMU is atomic
मास यूनिट, जिसे आजकल हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये तो हुआ कि अगर किसी भी एटम का मास लिख रहे हैं तो वो एएमयू में लिखेंगे, पर एक ही यूनिट थोड़ी होती है जिससे हम मास रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास और सारी यूनिट्स है, केजी है, ग्राम है। तो इन सब यूनिट्स में अगर हमें मास को रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो उसके लिए हम लेट करते हैं मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम इज इक्वल्स टू 12 एएमयू, कि एक कार्बन का जो मास होता है वही उसका एएमयू में लिखा जाएगा एज 12 एएमयू। तो हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड फॉलो करके एक फॉर्मूला बना सकते हैं 1 एएमयू का मास ऑफ 12 कार्बन एटम, करेक्ट, डिवाइडेड बाय 12। तो यहां से हमारा फर्स्ट फॉर्मूला आ गया एएमयू का, दैट इज mass of carbon 12 atom divided by 12. This is important. Coming next, अब अगर हमें मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हमने क्या किया, एटॉमिक मास लिया कार्बन का, कि हम एटॉमिक मास के कार्बन के एटॉमिक मास को कैसे लिख सकते हैं ग्राम्स में? 12 ग्राम्स पर मोल। क्लियर? अब हमें पता है कि 1 मोल की वैल्यू क्या होती है, जल्दी बताओ। 1 मोल की वैल्यू होती है हमारे पास 6.0233 इंटू 10 टू द पावर 23, और हम बोल सकते हैं कि एक मोल में हमारे पास इतने एटम्स होते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं 6.0233 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स और कार्बन का वेट आ जाएगा हमारे पास 12 ग्राम। अब हम यहाँ मोल नहीं लिखेंगे बिकॉज हमने यहाँ मोल की वैल्यू रिप्रेजेंट कर दी है। अब यहां से हम लिख सकते हैं 1 एटम कार्बन का मास हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.0233 इंटू 10 टू द पावर 24, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, एवोगैड्रो रिप्रेजेंटेशन 1 बाय Na। तो हमारे पास यहाँ से दूसरा फॉर्मूला आ जाता है 1 AMU इज इक्वल्स टू 1 divided by Na। This is also an important formula. ओके okay? अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक और फॉर्मूला आ जाता है 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम्स। जो हमारे पास एक रिलेशन हो जाता है AMU और ग्राम्स के बीच में। दिस इज अ रिलेशन बिटवीन AMU and grams. This is also very important. So यहाँ पे अभी तक हमने क्या देखा कि हमने कार्बन 12 एटम क्यों लिया, बिकॉज ये सारे क्राइटेरियाज को वो फॉलो कर रहा था। उसके बाद साइंटिस्ट ने एटम के लिए यूनिट डिस्कवर की, डेट इज AMU। उस AMU का मास हमने देखा कार्बन 12 से, देन उसका मास देखा हमने ग्राम्स में, और उसका रिलेशन देखा AMU से। अब आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि जब हम किसी भी एक एटम का मास लिख रहे हैं तो वो हम AMU में लिख रहे हैं, पर अगर हम किसी एक मोल एटम का मास लिख रहे हैं तो वो हम काय में लिख रहे हैं, एवोगैड्रो नंबर में। या किसी ग्राम एटम का मास लिख रहे हैं तो वो हम किसी मोल में लिख रहे हैं। तो यहाँ से हम एक जनरल स्टेटमेंट लिख सकते हैं दैट एटॉमिक वेट in AMU represent weights of one atom, that is 12 carbon, and atomic weight in grams represent weight of one mole atom, that is 12 carbon in grams. Clear? तो यहाँ से हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें पता चलती है कि अगर हम AMU में किसी एटम का मास रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें एक एटम का वेट बता रहे हैं, पर अगर हम वही मास ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो हमें 1 मोल की वैल्यू दे रहा है उसकी। ओके, सो इस बेसिस पे हमारे पास जो स्टैंडर्ड या रेफरेंस यूनिट आ जाती है, एटॉमिक मास यूनिट, वो आ जाती है 1/12 इंटू वेट ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। I am hoping all these things are crystal clear to you. Now let's solve a questions that is based on the PYQ of NEET. So the question, please read the question all of you.
The question is saying 1 by 18th into weight of one carbon-12 atom is taken as a standard instead of 1 by 12 weight into carbon-12 atom, then the relative mass of nitrogen would be. What question is saying, अगर हम नाइट्रोजन का रिलेटिव मास कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम उसमें जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो 1 बाई 12 कार्बन एटम की जगह 1 बाई 18 कार्बन 12 एटम ले रहे हैं, तो नाइट्रोजन का रिलेटिव मास या एटॉमिक मास कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? करेक्ट, बाय द यूनिटरी मेथड. वी ऑल नो mass of nitrogen is equals to 1 by 12 into weight of carbon 12 atom. Now, mass of nitrogen 1 by 18 into weight of carbon 12 atom कितना होगा? हम सभी को पता है कि अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट 1 by 12 ले रहे हैं तो मास ऑफ नाइट्रोजन हमारे पास कितना आता है? 14. तो अब हम यहाँ से दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे. तो हमारे पास डिवाइड करने पे वैल्यू आ जाएंगी 14 by 1. Weight of carbon 12 atom will get cancel out and here we will get 1 by 12 multiplied by 18 by 1. This is in division, so it will go in multiplication, and on cancelling all this 9 6, then it will 3 2, and it will get 7. We will get 7 multiplied by 3, that is 21, and this 21 will become our answer. So option B is the correct answer. I'm hoping all the concepts that we read in this class are crystal clear to you. Get ready for the next class. Thank you everyone.